नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। किसी भी विषय का विज्ञान होना यह साबित करता है कि वह विषय अपना अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से करता है और ऐसे अध्ययन से प्राप्त सामग्री उपयोगी होती है। इसलिए प्रत्येक विषय अपने को विज्ञान कहता है, विज्ञान कहलाना चाहता है। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक प्रकृति है, कैसी प्रकृति है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और कुछ इसे अध्ययन की मानवीय शाखा मानते हैं। समाजशास्त्र के जनक अगस्त्य काम्टे समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। उन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया और वे केवल इसे विज्ञान नहीं मानते, बल्कि इसे विज्ञानों की रानी कहते हैं। अगस्त्य काम्टे के अतिरिक्त समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास दुर्खीम, मैक्स वेबर, पेरेटो आदि ने भी किया। जो विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते, वह कहते हैं कि इस विषय में प्रयोगशाला का अभाव है। यह विषय अपनी विषय सामग्री को नापने में असमर्थ है। यह अपने अध्ययनों के पश्चात भविष्यवाणी नहीं कर सकता और यह सब विज्ञान के आवश्यक तत्व हैं। इसलिए यह विषय समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। और इसका कारण यह है कि साधारणतया विज्ञान से आशय एक विशेष प्रकार की विषय सामग्री से लगा लिया जाता है और इस अर्थ में रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि को निर्विवाद रूप से विज्ञान मान लिया जाता है। प्रोटोनों, इलेक्ट्रॉन, नक्षत्र, चट्टान, जीवाणु, कंकाल आदि का अध्ययन करने वाले विषय बगैर किसी विवाद के विज्ञान मान लिए जाते हैं। और ऐसे विद्वान सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला, सामाजिक घटना, संस्था, समाज, सामाजिक संबंधों के अध्ययन करने वाले विषय समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से परहेज करते हैं। इस संबंध में टीबी बाटोमोर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक सबल तर्क यह दिया गया है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती वस्तु पैदा नहीं कर पाए हैं। यह बात सच है, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन सामग्री अलग है। प्राकृतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, इनकी विषय सामग्री अलग है। परंतु विज्ञान किसी विशेष विषय सामग्री से संबंधित नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है और इसलिए हम समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, जिसे तर्कों के आधार पर सिद्ध करें। इस संबंध में स्टुअर्ट चेज ने कहा कि विज्ञान का अर्थ पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी विषय को उसकी विषय सामग्री के आधार पर ही विज्ञान मान लेते हैं तो ये ठीक नहीं। यदि वह विषय अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, तब वह विषय विज्ञान है। कार्ल पियर्सन कहते हैं कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है
ना कि विषय वस्तु में। कार्ल पियर्सन भी वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देते हैं। उनके अनुसार भी वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया ज्ञान विज्ञान है, उसका विषय वस्तु से संबंध नहीं है। विषय वस्तु के आधार पर किसी विषय को आप विज्ञान नहीं कह सकते, केवल विषय वस्तु के आधार। एलन बर्नार्ड ने विज्ञान में 6 प्रकार की प्रमुख प्रक्रियाओं के होने का उल्लेख किया है। इसमें परीक्षा, परिभाषा, संगठन, सत्यापन, वर्गीकरण शामिल है। और इन्हीं 6 प्रक्रियाओं में भविष्यवाणी करना और उस भविष्यवाणी के व्यवहार में लाना भी सम्मिलित है। अभी तक हमने देखा विज्ञान क्या है। विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया ज्ञान है। यदि कोई भी विषय वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अपनी विषय सामग्री का अध्ययन करता है तो वह विज्ञान कहलाने का हकदार है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, यहां यह जानना आवश्यक है। लुंडबर्ग कहते हैं, व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या से निर्मित है। वैज्ञानिक पद्धति में उनके अनुसार वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन, प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, उनका विश्लेषण, व्याख्या सम्मिलित है। और यदि कोई विषय अपने अध्ययन में, अपनी विषय सामग्री के अध्ययन में इस क्रम का पालन करता है, वैज्ञानिक पद्धति का पालन करता है, तो वह विषय विज्ञान है। वैज्ञानिक पद्धति को काम में लाते हुए किसी भी विषय को अपनी विषय सामग्री के अध्ययन के लिए कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है और उसके प्रमुख चरण हैं समस्या का चुनाव, अध्ययन सामग्री से संबंधित एक समस्या का चुनाव, उसके संबंध में एक उपकल्पना का निर्माण, अध्ययन कहां तक करना है, अध्ययन के परिणाम, संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके पश्चात जो समस्या का चयन किया है उस समस्या से संबंधित घटना का अवलोकन करना और अवलोकन में जो तथ्य ज्ञात होते हैं उन तथ्यों का लेखन करना, प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण करना, समान प्रकार के वर्गों में रखना, समान प्रकार की विशेषताओं को धारण करने वाले तथ्यों को एक समान वर्ग में रखना वर्गीकरण है। वर्गीकरण के पश्चात विश्लेषण और व्याख्या, उस विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर सामान्यीकरण, सामान्य सिद्धांत का निर्माण, फिर परीक्षण, एक बार पुनः देखना कि हमने जो सामान्यीकरण किया है वो ठीक है या नहीं, और इस सब के पश्चात भविष्यवाणी करने की क्षमता। जब हम वैज्ञानिक पद्धति को काम में लाते हुए अपना परीक्षण तक का चरण पूरा करते हैं तो आवश्यक रूप से भविष्यवाणी करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है तटस्थ रहकर पक्षपात रहित अध्ययन करना, अपनी व्यक्तिगत भावनाएं, रुचियां, अपनी वैचारिक स्थिति को अपने अध्ययन में शामिल नहीं करना, जो जैसा है उसको वैसा पक्षपात रहित देखना, लिखना, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रहण। अवलोकन का सभी प्रकार के विज्ञान में
विशेष महत्व है। अवलोकन के संबंध में गुडे एवं हार्ट कहते हैं कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंततः उसकी पुष्टि के लिए अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर अपने द्वारा चयनित विषय, अपने द्वारा चयनित घटना का सूक्ष्म निरीक्षण करता है, सूक्ष्म अवलोकन करता है। पीवी यंग ने अवलोकन को नेत्रों द्वारा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन कहा। तथ्यों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण, अवलोकन द्वारा प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण करना, समान प्रकार की विशेषताओं के तथ्यों को समान समूहों में रखना और फिर उनका विश्लेषण करना और विश्लेषण से निष्कर्षों तक पहुंचने का प्रयास करना। तथ्यों का सत्यापन करना, तथ्यों का सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का तात्पर्य है प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य निष्कर्ष या नियम को ज्ञात करना और जिन इकाइयों का अध्ययन किया गया है उनके अध्ययन के प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण वर्ग पर लागू करने का प्रयास करना। तथ्यों की पुनः परीक्षा करना, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करना, कोई कार्य किस कारण से घटित हुआ इसे वैज्ञानिक ढंग से देखना, इसकी सक्षमता होना विज्ञान कहलाने के लिए, विज्ञान होने के लिए बहुत आवश्यक है। भविष्यवाणी करना, और भविष्यवाणी तब कर सकते हैं जब वैज्ञानिक ढंग से, निष्पक्ष ढंग से तथ्यों का अवलोकन किया गया, उनका संग्रहण किया गया, वर्गीकरण किया गया, विश्लेषण किया गया, तब प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर बहुत आसानी से भविष्यवाणी की जा सकती है। और विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। वैज्ञानिक प्रवृत्ति क्या है? गिलीन और गिलीन ने वैज्ञानिक प्रवृत्ति के संबंध में लिखते हुए तटस्थता, धैर्य, परिश्रम, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और रचनात्मक विचार शक्ति को सम्मिलित किया है। गिलीन और गिलीन के अनुसार एक शोधकर्ता में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का होना बहुत आवश्यक है। जब वैज्ञानिक प्रवृत्ति होगी तभी वह घटनाओं का तटस्थ, निष्पक्ष अध्ययन कर सकेगा। उसमें धैर्य होना आवश्यक है। सामाजिक घटनाओं का या किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक घटना का अध्ययन करते समय कुछ कठिनाइयां आ सकती है, कुछ परेशानियां आ सकती है, और उन कठिनाइयों और परिस्थितियों में धैर्य रखते हुए, परिश्रम करते हुए उन कठिनाइयों का सामना करना। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अज्ञात को जानना, जानने की इच्छा होना, जानने के लिए मानसिक स्थिति होना और रचनात्मक विचार शक्ति का होना कि प्राप्त तथ्यों के आधार पर आप वैज्ञानिक विश्लेषण कर सकें। तो एक वैज्ञानिक में, एक शोधकर्ता में, एक अध्ययनकर्ता में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का होना वैज्ञानिक ढंग से निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। अभी तक की चर्चा से यह स्पष्ट है कि किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए वह विषय अपने तथ्यों का संकलन, अपनी अध्ययन सामग्री का संकलन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से करे, अवलोकन निष्पक्ष हो, जैसा घट रहा है उसको वैसा ही देखना,
अपनी व्यक्तिगत रुचियों को शामिल ना होने दें। तथ्यों का वर्गीकरण हो, विश्लेषण हो, कार्य कारण संबंधों की विवेचना हो, इसके आधार पर निष्कर्षों तक पहुंचा जाए। फिर निष्कर्षों की सत्यता की पुनः परीक्षा की जाए। निष्कर्ष सर्वव्यापी होना चाहिए। हम जब घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो चयनित घटनाओं का अध्ययन करते हैं और उन चयनित इकाइयों के अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे निष्कर्ष संपूर्ण समूह पर लागू होते हैं और यदि वैज्ञानिक ढंग से निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं तो वो लागू होंगे। और भविष्यवाणी करने की क्षमता, यह विज्ञान कहलाने के लिए आवश्यक तत्व है, आवश्यक तथ्य है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि समाजशास्त्र अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों से पृथक है, परंतु हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति में अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, समाजमिति, सांख्यिकी पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति आदि के माध्यम से तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। समाजशास्त्र में अवलोकन बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। अवलोकन यानी खुली आंखों से देखना, कल्पना नहीं करना, घटना स्थल पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से देखना, परीक्षा करना, निरीक्षण करना और उस अवलोकन के आधार पर खुली आंखों से तथ्यों का संग्रहण करना। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, अवलोकन के माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए जिन तथ्यों का संग्रहण किया जाता है उन तथ्यों को समानता के आधार पर व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है ताकि उस वर्गीकरण के आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके और निष्कर्षों की प्राप्ति की जा सके। कार्य कारण संबंधों की विवेचना, समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र ये मानता है कि कोई भी घटनाएं जादुई या देवी चमत्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि समाजशास्त्री उन घटनाओं के पीछे छुपे हुए कारणों को खोजता है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत इसके उदाहरण है, जिसमें उन्होंने वर्ग संघर्ष के पीछे के कारण, आत्महत्या के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया है और समाज के समक्ष एक नवीन दृष्टि प्रस्तुत की है, नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। किसी भी विज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक घटनाओं की विवेचना होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कोई भी विषय जो विज्ञान है वो इस पर विचार नहीं करता, वह यथार्थ घटनाओं का अध्ययन करता है, उनका चित्रण करता है। और समाजशास्त्र भी अपने अध्ययन में केवल क्या है का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री सिद्धांतों की स्थापना, समाजशास्त्र अपने तथ्यों के संग्रहण के आधार पर, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त तथ्यों के संग्रहण के आधार पर, उनके वर्गीकरण और विश्लेषण के आधार पर तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए सिद्धांतों का निर्माण करता है। समाजशास्त्री सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र द्वारा बनाए गए सिद्धांतों की भी पुनः परीक्षा संभव है। जैसे गरीबी एवं अपराध में सहसंबंध है। यदि इस सिद्धांत की कितनी ही बार परीक्षा की जाए, निष्कर्ष समान होंगे, सिद्धांत की पुष्टि होगी। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। किसी भी विषय या विज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वारा बनाए गए सिद्धांत सार्वभौमिक हो, वे सभी जगहों पर समान रूप से लागू हो। समाजशास्त्र द्वारा अपनी घटनाओं के, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के बाद
जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है वह भी सार्वभौमिक होते हैं, जैसे वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। भविष्यवाणी करने की क्षमता किसी भी विषय में क्या है कि अध्ययन के आधार पर यह बताने में सक्षमता होनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। समाजशास्त्र भी इस प्रकार की विशेषताओं को धारण करता है। वह सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के पश्चात ये बताने में सक्षम है कि भविष्य में क्या हो सकता है। पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, जाति व्यवस्था का स्वरूप इत्यादि के संबंध में समाजशास्त्र के द्वारा जो सिद्धांतों का निर्माण किया गया है वो वास्तविक सिद्ध हुए हैं। परिवार का स्वरूप क्या होगा, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिवार के प्रकार क्या होंगे इत्यादि, इन सब के बारे में समाजशास्त्र वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है और भविष्यवाणी करता है। हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसमें विज्ञान होने के सभी आवश्यक तत्व हैं। हमने देखा समाजशास्त्र में विज्ञान होने के सभी तत्व मौजूद हैं और समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। परंतु अनेक लोग, अनेक विचारक, अनेक विद्वान समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आरोप लगाते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है और उनके आरोपों में पहला है तटस्थता का अभाव। किसी भी विज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी घटनाओं का अध्ययन निष्पक्ष रूप से करे, तटस्थ होकर करे। यह सत्य है कि समाजशास्त्र में तटस्थता प्राकृतिक विज्ञानों, भौतिक विज्ञानों के समान संभव नहीं है, क्योंकि जो समाज वैज्ञानिक समाज का अध्ययन कर रहा होता है वह उसी समाज का सदस्य होता है, भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा हुआ होता है, उसके अपने विचार, उसकी अपनी भावनाएं भी उसके संबंध में होती हैं। इसलिए यह आरोप लगाया जाता है कि तटस्थ रूप से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाना संभव नहीं है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। समाजशास्त्री समाज का एक अंग होने के बाद भी, सामाजिक घटनाओं का एक अंग होने के बाद भी उसकी व्यक्तिगत भावनाएं, रुचि, व्यक्तिगत विचार अध्ययन में बाधक नहीं बनते। एक समाजशास्त्री पूरी तरह तटस्थ रहने का प्रयास करता है। दूसरा आरोप लगाया जाता है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। सामाजिक घटना, कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारणों से घटित होती है और सभी कारणों का सभी कारकों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करना एक कठिन कार्य माना जाता है और इसलिए कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता के कारण यह एक विज्ञान नहीं है। परंतु यह जटिलता केवल उन लोगों को लगती है जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की योग्यता नहीं रखते। वह पूर्ण जानकारी के अभाव में सामाजिक घटनाओं को जटिल मानते हैं। एक विदेशी भाषा हमारे लिए जटिल है, पर यदि हम उस भाषा को जानते हैं तो उसकी जटिलता हमारे लिए कोई भी जटिलता नहीं है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना जानता है उसके लिए, एक समाज वैज्ञानिक के लिए सामाजिक घटनाएं बिल्कुल भी जटिल नहीं है। सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। सामाजिक घटनाएं, सामाजिक संबंध गतिशील है, परिवार, जाति, धर्म आदि में घटित होती है। इनका स्वरूप गतिशील है। अतः यह आरोप लगाया जाता है कि सामाजिक घटनाओं की गतिशीलता के कारण, गतिशील प्रकृति के कारण उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। इसके जवाब में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक और भौतिक घटनाएं भी गतिशील होती हैं। जब उन प्राकृतिक और भौतिक घटनाओं की गतिशीलता के बाद भी उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना संभव है, तब सामाजिक घटनाओं का भी गतिशील प्रकृति के पश्चात भी वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। अगला आरोप लगाया जाता है सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता, एकरूपता या समानता का अभाव पाया जाता है। दो इकाइयां पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं है, इसलिए उनके निष्कर्ष सार्वभौमिक नहीं हो सकते। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता एवं एकरूपता का पूर्णतः अभाव नहीं पाया जाता। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि परिवार, विवाह, धर्म
ये ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो विश्व में सर्वव्यापी हैं और हम इनके संबंध में जो अध्ययन करते हैं वो सभी प्रकार के परिवार, विवाह, धर्म पर लागू होते हैं। सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त एवं गुणात्मक होती है, उनको मापा नहीं जा सकता। निष्कर्ष अनुमान एवं अवलोकन पर आधारित होते हैं, यह आरोप लगाया जाता है। समाजशास्त्री इसके जवाब में कहते हैं कि घटनाओं का मापन करना विज्ञान के लिए एक सहायक तत्व है, आवश्यक तत्व नहीं है। और समाजशास्त्र में भी मापन की अनेक प्रणालियों को विकसित किया गया है, जैसे समाजमिति आदि। समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव है। भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है, ये बात सच है। परंतु समाजशास्त्र की विषय सामग्री भी ऐसी नहीं है कि जिसका अध्ययन बंद कमरे में किया जा सके। इसलिए संपूर्ण समाज ही समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। यह आरोप लगाया जाता है कि समाजशास्त्र अपने अध्ययन के पश्चात ऐसे सामाजिक नियमों का निर्माण नहीं कर सकता जो सार्वभौमिक हो और जिनके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती हो। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम है और यह इस आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता और योग्यता है। इस संबंध में मिस्टर अलेक्जेंडर ने कहा कि कोई भी मौसम वैज्ञानिक 5 दिन पहले ये नहीं बता सकते कि भविष्य में मौसम कैसा होगा। अत्यधिक कुशल डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि वास्तव में कौन सी बीमारी है। अनेक परीक्षणों के बाद ही वह इस संबंध में निश्चयात्मक रूप से कह सकता है। प्राणीशास्त्री नहीं बता सकते कि कौन सा खरगोश अंकुरित मटर के पौधों के अंकुरण को खाएगा। वनस्पति शास्त्री नहीं बता सकते कि कौन सा बीज पहले अंकुरित होगा। भूगर्भ शास्त्री नहीं बता सकते कि आगामी शीतकाल में रेल की कौन सी पटरी टूट सकती है। जब यह सभी विषय अपनी सीमित भविष्यवाणी की क्षमता के बाद भी विज्ञान है, तब समाजशास्त्र भी अपनी सीमित क्षमता भविष्यवाणी करने की के पश्चात के साथ विज्ञान है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह निर्विवाद है, परंतु उसकी अध्ययन सामग्री की विशेष विशेषता के कारण वह प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों के समान विज्ञान नहीं है। रॉबर्ट बिरस्टीड ने इस संबंध में कहा है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। इस अंतर को समझना बहुत आवश्यक है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, निर्जीव घटनाओं का अध्ययन नहीं करता। निर्जीव समाज का अध्ययन नहीं करता, समाज के जीवित हिस्से का अध्ययन करता है। उन लोगों का अध्ययन करता है जिनमें विचार है, भावनाएं हैं, रुचियां हैं। तो इसको प्राकृतिक विज्ञानों से अलग दृष्टि से देखना और समझना होगा। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए से इसका कोई संबंध नहीं होता। जो है जैसा है, हम सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के पश्चात वैसा प्रस्तुत कर देते हैं। क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समाजशास्त्र का इससे कोई संबंध नहीं होता। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के पश्चात वह उनके कारणों की खोज करता है, उनके परिणाम बता देता है, परंतु वह निदान नहीं बताता। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, यह अमूर्त है। इसलिए समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का, संपूर्ण समाज का, संपूर्ण समाज में व्याप्त सामाजिक घटनाओं का, उन सामाजिक घटनाओं का जो अन्य प्रकार के कारकों के प्रभाव से भी घटित होती हैं, उनका अध्ययन करता है। इसलिए समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है।
वह अर्थशास्त्र के समान केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विशेष विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभवात्मक विज्ञान है और हम अब तक के विश्लेषण के आधार पर निश्चयात्मक तौर पर यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। बहुत धन्यवाद।